Hello and welcome everybody to Pratham Classes. This is me Dilip Puri taking your polity sessions. Polity sessions में जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन। एक पार्ट हम पहले कवर कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जिन जिन ने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ गो थ्रू इट ताकि हम इसको कनेक्ट कर पाएँ, इसके साथ हम डॉट्स कनेक्ट कर पाएँ सेकेंड चैप्टर के साथ। सो प्लीज़ गो एंड वॉच दी प्रीवियस वीडियो। तो आगे बढ़ाते हैं कहानी, अपन ने जो लास्ट टॉपिक बेसिक स्ट्रक्चर को जहाँ छोड़ा था, तो हल्का सा ब्रीफ दे देता हूँ। यहाँ पे अपन ने लास्ट टॉपिक को छोड़ा था, लास्ट क्लास को छोड़ा था, एपिसोड को। सो बेसिकली इधर अपन ने टॉपिक छोड़ा था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 नेहरू जी ने पास कर दिया था। अब हुआ क्या था, अभी तक की कहानी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज पहले वीडियो देख लेना, और जिन्होंने देखा है तो उनको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ जिससे उनको सब कुछ तरोताजा हो जाए। प्रॉब्लम जो आ रही थी हमारे देश में, वो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब भी सरकार अपने डीपीएसपी लागू करने के लिए जाती थी, फंडामेंटल राइट्स लोगों के वायोलेट हो जाते थे। फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो जाते थे लोगों के। अभी तक ये कहानी थी, फंडामेंटल राइट्स आर दी गारंटीड राइट्स। हमारी स्टेट हमारे को फंडामेंटल राइट्स देती है, देना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लॉ ऑफ द लैंड में लिखा हुआ है। वो वायोलेट नहीं हो सकते, ये बात हमारे को पता है। फंडामेंटल राइट वायोलेट नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी लॉ नहीं बन सकता कि फंडामेंटल राइट को वायोलेट करे। लेकिन डीपीएसपी ऐसा एक चीज है जो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज बेसिकली जो विजन है स्टेट को बनाने का या कंट्री को बनाने का। तो ऐसी कुछ पॉलिसीज हैं या प्रोग्राम्स है जो स्टेट को करने हैं ताकि वो जो डीपीएसपी में अचीवमेंट लिखे हुए हैं या विजन लिखा हुआ है उसको वो अचीव कर सके, वहां तक पहुंच सके जो डीपीएसपी में बताया गया है। मतलब दिस शुड बी दी आइडियल सिचुएशन या आइडियल प्रिंसिपल्स टू फॉलो, ये हमें फॉलो करने हमारी स्टेट को। तो स्टेट इन्हीं को फॉलो कर रही थी, लेकिन वाइल फॉलोइंग दिस फंडामेंटल राइट लोगों के वायोलेट हो रहे थे, जो कि वायोलेट नहीं होने चाहिए। और अगर वायोलेट होते हैं तो एवरीबडी हैज अ राइट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 222। आप सभी ये बताएंगे कि हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के थ्रू जा सकते हैं, हाई कोर्ट के पास कौन सी पावर्स है रिट इशू करने की, कौन सा आर्टिकल देता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। सो दे कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 फॉर फंडामेंटल राइट वायोलेशन एंड सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, रिट्स इशू कर सकती है इनके अगेंस्ट। तो ये बात समझ में आती है। अब सरकार जब भी डीपीएसपी लागू कर रही थी, हमारे फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहे थे और लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे थे, चैलेंज कर रहे थे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट साहब प्लीज हमें बचाएं। ऐसा ही एक केस हमने पढ़ा था, चंपकराम दोराईरजन केस। तो इस केस में क्या हुआ था, चंपकराम दोराईरजन केस में ये जो लेडी थी, इनको एडमिशन के लिए मना कर दिया गया था। इनको एडमिशन चाहिए था मैं मद्रास के एक मेडिकल कॉलेज में, लेकिन इनको एडमिशन के लिए मना कर दिया गया ऑन द ग्राउंड्स कि रिजर्व्ड हैं सीट्स, जो सीट्स अवेलेबल हैं आपके लिए अवेलेबल नहीं है, और जो सीट्स अवेलेबल है वो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। ऐसा हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो ये डीपीएसपी, ये बेसिकली डीपीएसपी प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन, ये हमारा डीपीएसपी है आर्टिकल नंबर 46। तो ये लागू करना मतलब रिजर्वेशन देना टू दी वीकर सेक्शंस, यहाँ टू दी शेड्यूल ट्राइब्स, यहाँ टू दी शेड्यूल कास्ट, क्योंकि इनके अपलिफ्टमेंट की बात है। और इनका अपलिफ्टमेंट कब होगा, जब इनको हम रिजर्वेशन देंगे। ये डीपीएसपी लागू करने के लिए हमने रिजर्वेशन रखा इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन जैसे ही ये डीपीएसपी हम लगाते हैं तो हमारा आर्टिकल 15 वायोलेट हो जाता है और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 वायोलेट हो जाता है, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन रोका गया है ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और अदर ग्राउंड्स। ये हमारा वायोलेट हो जाता है अगर मैं 46 डीपीएसपी लगाता हूं, इंप्लीमेंट करता हूं। सिमिलरली लैंड रिफॉर्म्स के लिए मैं आर्टिकल 39BC लगाता हूं डीपीएसपी के, तो क्या है ये, that the ownership and control of material resources of the community are so distributed to serve the common good that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment। इन अक्रक्स अगर मैं समझाऊं आपको तो बेसिकली कॉमन डिटरमेंट के पास वेल्थ नहीं होनी चाहिए, वेल्थ कुछ हाथों में नहीं होनी चाहिए, बट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए ऑल थ्रू दी सोसाइटी। इक्वल नहीं हो तो कम से कम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज होना चाहिए, ऐसा ये बोलता है। तो इसको करने के लिए सरकार ने क्या करा, सरकार ने जो भूमिपति लोग थे जिनके पास मोर देन सीलिंग लिमिट लैंड हुआ करती थी, या जिनके पास जमींदार थे, जिनके पास पुरानी पुश्तैनी जमीन आई पड़ी हुई है, जिनका कोई अर्न लैंड नहीं है, ये बेसिकली हड़पी हुई लैंड है, तो उसको अक्वायर करना चाह रही थी स्टेट उनको अक्वायर करके और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती थी किसमें,
बाकी के वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में, ताकि इनइक्वालिटीज कम हो और इक्वालिटी आए, ये सरकार चाहती थी। अगेन जब इस डीपीएसपी को अगर सरकार लागू करती है तो फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी हमारा क्या हो जाता है, वायोलेट हो जाता है। फिर हमारा आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी था, फिर हमारा आर्टिकल 19F जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था, ये वायोलेट हो रहे। तो हमने देखा कि हमारी जो लड़ाई थी वो थी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में। जब भी डीपीएसपी स्टेट लागू कर रही थी कोई ना कोई फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहे थे और लोग आर्टिकल 32 की मदद लेके सुप्रीम कोर्ट से रिट की प्रार्थना करते थे। यहां तक ये कहानी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट चंपाकरम दोराईराजन केस में क्या कहा था कि फंडामेंटल राइट जीतेंगे, डीपीएसपी नहीं जीतेगा। मतलब आप फंडामेंटल राइट वायोलेट नहीं कर सकते, ये चंपाकरम दोराईराजन ने केस में बोला गया। मतलब सरकार डीपीएसपी लागू नहीं कर पा रही थी। सिमिलरली लैंड रिफॉर्म से भी बहुत केस हो रहे थे, सरकार डीपीएसपी नहीं लागू कर पा रही थी। सो नाराज होकर चाचा नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू साहब ने क्या लाए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 लाए। अब इन्होंने सोचा कि मैं ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज करूं जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम आ रही है प्रॉब्लम नहीं है। सो प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि आर्टिकल 15 वायोलेट हो रहा था। सो चाचा जी ने क्या कहा, जवाहरलाल नेहरू साहब ने क्या कहा, एक आर्टिकल 15 क्लॉज 4 निकाल दिया, ऐड कर दिया, जिसमें बोला गया इट एम्पावर्ड द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस। सो आर्टिकल 15 में एक क्लॉज डाल दिया कि हम कोई भी ऐसे प्रोविजंस बनाए फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस या शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स, तो उसको फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन नहीं माना जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये बेसिकली फंडामेंटल राइट का एक पार्ट ही बन गया, ये उसके अंदर ही लिख गया। तो अब फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट में ही एक क्लॉज डाल दिया गया कि अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उसको वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट नहीं माना जाएगा। तो यहां पे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। सिमिलरली आर्टिकल 31A और 31B डाल दिए, प्रोवाइडेड फॉर दी सेविंग ऑफ लॉस, प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट। तो जो लैंड रिफॉर्म्स में प्रॉब्लम आ रही थी सरकार को, उसके लिए भी इन्होंने 31A डाल दिया कि भैया अगर हम ऐसे कोई लॉज बनाते हैं जो एक्विजिशन ऑफ स्टेट की बात करते हैं तो उसको फंडामेंटल राइट का वायोलेशन नहीं माना जाएगा, इट इज इंक्लूडेड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो बात ही खत्म हो गई, बहस ही खत्म हो गई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ था ही नहीं। सिमिलरली एक 9 शेड्यूल बना दिया इन्होंने, 9 शेड्यूल बना दिया, 8 शेड्यूल हमारे ओरिजिनल थे, फिर 9 शेड्यूल क्रिएट कर दिया गया। उसमें बोला गया कि कोई भी ऐसे लॉ जो 9 शेड्यूल में डाल दिए जाएंगे, 9 शेड्यूल में पटक दिए जाएंगे, उनको जुडिशियल रिव्यू से फ्रीडम मिल जाएगी, वो जुडिशियल रिव्यू के स्कोप से बाहर हो जाएंगे। सो बेसिकली हम कुछ भी करें, कोई भी लॉ बनाए और उसको 9 शेड्यूल में डाल दें तो वो वॉइड नहीं हो सकता, वो आपको जुडिशियल रिव्यू के बाहर है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ये बोला गया। सो इससे अब अगर अपन देखें, अगर अपन वहां तक की सिचुएशन देते तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही थी, फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहे थे डीपीएसपी लागू करने के चक्कर में और लोग चैलेंज कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में जाके। लेकिन मैंने अगर फंडामेंटल राइट में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये पॉइंट डाल दिया कि इन चीजों को करने को वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट नहीं माना जाएगा, तो बात ही खत्म हो गई, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। अब इधर चाचा नेहरू जी हो गए खुश कि यार ठीक है, अपन को जो प्रॉब्लम आ रही थी अपन ने सॉल्व कर दी, अपन राजा, ठीक है। फिर कहानी बढ़ी आगे। यहां तक आपके हिसाब से सही है, यहां तक सही होना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है। अब लैंड रिफॉर्म जैसे जैसे स्टेट कर रही थी, लैंड रिफॉर्म्स कर रही थी, तो एक नया चैलेंज आ गया। शंकरी प्रसाद केस हुआ 1951 में। इन्होंने सोचा कि सरकार को अब कैसे हम घेरे, सरकार को कैसे हम फ्लॉ निकाले। तो बहुत सारे लोगों ने दिमाग लगाया और फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने बेसिकली 9th शेड्यूल को ही चैलेंज कर दिया, 9th शेड्यूल को चैलेंज कर दिया इन द सेंस इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, ये ही बोल दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या चैलेंज किया कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो लॉ बनाए हैं उनके ऊपर चैलेंज नहीं हो रहा, जो बेसिकली 9 शेड्यूल में डाल दिया गया है, लैंड रिफॉर्म की बात हो रही है, उस पे बात नहीं हो रही। इन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ही चैलेंज कर दिया कि ये ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप ऐसा अमेंडमेंट ला ही नहीं सकते। तो बेसिकली अब ये लड़ाई पहुंच गई किस पे, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 पे। आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 पे इनकी हो गई लड़ाई। आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 सारी लड़ाई पहुंच गई इनके ऊपर, और ये बन गया हमारे आने वाले टाइम का सबसे हॉट मुद्दा कि ये मुद्दा क्या है। अब इसको एक बार वापस अपन देख लेते हैं, आर्टिकल 3, और यही हमारे इस सीरीज के मेन कैरेक्टर्स हैं।
मेन कैरेक्टर्स यही दोनों है, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368, यही सारी मेन लड़ाई है। अब इसको समझना कितना ब्यूटीफुली कि क्या लड़ाई क्या है। सो आर्टिकल 13 बोलता है, आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 बोलता है द स्टेट शल नॉट मेक एनी लॉ which takes away or abridges the rights conferred by this parliament. Any law made in the contravention of this clause shall to the extent be void. क्या मतलब है कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 बोलता है कि सरकार या पार्लियामेंट या कोई भी ऐसा कोई एक्ट नहीं बना सकता जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करे, और अगर वो वायोलेट करता है तो वो वॉइड करार कर दिया जाएगा। या फिर ऐसा लॉ जो कुछ प्रोविजंस उसके लागू किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोविजंस है जो फंडामेंटल राइट को वायोलेट कर रहे हैं, तो वो प्रोविजन हटा दी जाएंगे, बाकी का कानून उसको मान लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कानून बनाया और उसमें 5 पॉइंट्स हैं, जिसमें से 3 पॉइंट्स तो नॉर्मल हैं, लेकिन 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स ऐसे हैं 5 में से जो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रहे हैं, तो उस कानून के इस 2 पॉइंट को वॉइड करार कर दिया जाएगा और बाकी के 3 पॉइंट को लागू कर दिया जाएगा। ये मतलब है इधर, क्लियर है। फिर आगे सब क्लॉज 3 में क्या दे रखा है कि लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, एनी एक्ट, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। सो बेसिकली क्या वो है, अब इस लॉ के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, इस लॉ के अंदर सारे कानून, सारे अधिकार, सारे लॉ, एक्ट, कोई भी ऑर्डिनेंस क्या होता है, जब हमारी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो प्रेसिडेंट कुछ लॉज बना सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेंस। वो जब तक सेशन नहीं है, रिज्यूम नहीं है, जब तक के लिए वो लॉ की तरह प्रिवेल करता है या एक्ट करता है। सो ऑर्डिनेंस इशू कर सकती है, या कोई भी ऑर्डिनेंस हो, या बाय रूल हो, या कोई भी ऐसा लॉ, या इवन कोई भी कस्टम या कोई भी रिवाज, रीति रिवाज जो एक सोसाइटी में माना जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया में माना जाता है, और उसकी जो अहमियत होती है वो एक लॉ जितनी होती है, उसकी मजबूती कितनी होती है, एक लॉ जितनी होती है। तो जैसे एक सपोज करो, एक छोटा सा एग्जाम्पल, इसको माना नहीं जाता, जैसे काली बिल्ली हमारा रास्ता काट जाती है, तो ये एक तरीके से क्या मान्यता है कि भैया रास्ता काट जाती है मतलब वापस मुड़ जाओ, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आगे कुछ भी खतरा हो सकता है। ये एक ऐसा तरीका टैबू, एक ऐसा करके रिचुअल है जो कि माना जाता है और ये लॉ की तरह एक्ट करता है। कई लोग इसको मानते हैं, आज के जमाने में कम होने लग गया, लेकिन पहले जमाने में जो बहुत ज्यादा अंधविश्वास रखते थे वो इसको लॉ की तरह लेते थे कि भैया ये कानून है, बिल्ली ने अगर रास्ता काट लिया तो हमें वापस पीछे जाना है, हमें आगे क्रॉस नहीं करना, या वी हैव टू लेट समबडी एल्स पास बाय। क्लियर है बात। सो ये आर्टिकल 13 बोलता है। तो आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि कोई भी एक्ट नहीं बन सकता, जो भी एक्ट अगर बना, जो भी लॉ बना, वो वॉइड करार कर दिया जाएगा अगर फंडामेंटल राइट को वायोलेट कर रहा है। ठीक है। और दूसरा क्या बोला, लॉ के अंदर क्या क्या आ गया, ऑर्डिनेंस आ गया, एक्ट आ गया, बाय लॉ आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, कस्टम, रिवाज, कुछ भी आ गया जो लॉ की औकात रखता है, लॉ की अहमियत रखता है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी आर्टिकल 13 में। क्लियर है आर्टिकल 13। वहीं पे अब आर्टिकल 368 का समझने की जरूरत है। यहां आर्टिकल 368 से पहले अपन यहां पहुंचते हैं। तो शंकरी प्रसाद में क्या हुआ, इन्होंने बोला कि आर्टिकल 13 जो है वो बोलता है कि कोई भी लॉ ऐसा नहीं बन सकता जो फंडामेंटल राइट को वायोलेट कर रहा है। तो इस ग्राउंड्स पे, इन ग्राउंड्स पे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 जो कि एक एक्ट है, जो कि एक कानून है, वॉइड है, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन रहा है, फंडामेंटल राइट्स वायोलेट कर रहा है। तो इस तरीके का ग्राउंड दिया गया। क्लियर है बात, समझ में आई। फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो ये कानून ही गलत है, ऐसा कानून आ ही नहीं सकता, सरकार ऐसा कानून बना ही नहीं सकती, क्योंकि ये आर्टिकल 13 के अगेंस्ट है। क्लियर है बात। आर्टिकल 13 समझ में आया, कैरेक्टर समझ में आया। अब इससे होगा क्या, इन्होंने बोला अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाता है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाता है या वॉइड डिक्लेयर हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगी कि अगर ये बन गया तो जो भी चेंजेस हम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ लाए हैं, आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 31 है, 31B, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली जो हमने 9 शेड्यूल बनाया है वो भी वॉइड हो जाएगा, तो 9 शेड्यूल की एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली जो प्रॉब्लम इस अमेंडमेंट के साथ आई थी वो सारी की सारी अमेंडमेंट हट जाएंगी। क्लियर है बात, कोई दिक्कत, समझ में आया। लेकिन अब सरकार की बारी, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भाई सरकार साहब आप बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या वजह है, और आपको कौन अथॉरिटी देता है कि आप ऐसा एक्ट बना सकते हो। तो इनकी तरफ से, सरकार की तरफ से जो वकील थे, जो अटॉर्नीज थे, उन्होंने क्या बोला कि सर आर्टिकल 368 अगर आप पढ़ेंगे ढंग से तो आपको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। क्या है आर्टिकल 368? आर्टिकल 368 बोलता है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर।
ये बेसिकली बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, करें तो उसका प्रोसीजर इस तरीके से होगा, ठीक है। प्रोसीजर देयरफॉर नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में in exercise of its constituent power amend by way of addition, variation, repeal any provision of this constitution in accordance with the procedure laid down in this article। क्या बोल दिया गया भाई, जादू बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया कि पार्लियामेंट चाहे कोई भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है विद द पावर्स ऑफ आर्टिकल 368, और जो प्रोसीजर इसके अंदर दिया गया है वो प्रोसीजर लगा के आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग में आप चेंजेस कर सकते हो। बाय वे ऑफ एडिशन आप कुछ ऐड कर सकते हो, बाय वे ऑफ रिपीलिंग आप किसी को हटा सकते हो, या वेरिएशन मॉडिफिकेशन करके भी आप कोई भी लॉ में बदलाव कर सकते हो। तो पार्लियामेंट के पास सारी पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेल सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकती है, ये बोलता है आर्टिकल 368। तो भैया बिल्कुल जायज बात है ये भी। सो आर्टिकल 368 क्या बोलता है, सीए इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 13। बेसिकली क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सके, और आर्टिकल 13 में जिन लॉ की बात करी गई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात नहीं करती है। इसके पीछे क्या दलील दी गई कि क्यों ये आर्टिकल 13 में इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 13 में क्या बोला गया था, कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट, कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी बाय लॉ, ठीक है, कोई भी कस्टम, ये बातें बोली गई थी आर्टिकल 13 में। क्लियर है बात, ये बातें बोली गई कि ऐसा कुछ भी नहीं बन सकता जो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करेगा। लेकिन इसमें कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात नहीं करी गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात नहीं करी गई है। अब लोगों ने बोला भाई बात तो एक ही है ना, ये भी तो एक्ट है, ये भी एक एक्ट है, लॉ की बात हो रही है, ये भी कानून है, एक्ट अपने आप में एक अधिनियम है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसके लिए क्या दलील दी गई कि ये ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, ये जितनी भी बातें हो रही है ये बेसिकली ऑर्डिनरी लॉ की बातें हो रही है, क्योंकि यहां पे आप ऑर्डिनेंस भी यूज कर सकते हो, आप जॉइंट सिटिंग भी यूज करते हो, आप मेजोरिटी भी नॉर्मल सिंपल मेजोरिटी से करते हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा नहीं होता। क्या मतलब, वापस थोड़ा डिटेल में, ये जितने भी वो लॉज हैं जिनको नॉर्मली पास किया जाता है, नॉर्मली पास किया जाता है या सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाते हैं, सिंपल प्रोसीडिंग्स जो होती है, नॉर्मल प्रोसीडिंग्स होती है किसी भी बिल की, वो करी जाती है और वो पास हो जाती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या नॉर्मल मेजोरिटी में काम होता है? नहीं, ये स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368 की बात करता है। स्पेशल मेजोरिटी जब अचीव होगी तभी ये बिल पास होगा, नहीं तो ये बिल पास नहीं होगा। सेकंड केस, इन केस ऑफ नॉर्मल एक्ट्स एंड लॉस ऑर्डिनेंस हम इशू कर सकती है, सरकार ऑर्डिनेंस इशू कर सकती है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, विच हैव द पावर ऑफ अ लॉ टिल द पार्लियामेंट सेशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एंड टेक्स प्लेस। तो ऑर्डिनेंस इशू कर सकती है नॉर्मल लॉ में, जब भी तो यहां पे ऑर्डिनेंस लिखा है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने के लिए ऑर्डिनेंस काम नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नेवर बी इंट्रोड्यूस एज एन ऑर्डिनेंस, इसको ऑर्डिनेंस की तरह इशू नहीं किया जा सकता। बनस्पत सारे लॉ, बल्कि सारे लॉ ऑर्डिनेंस के थ्रू इशू किए जा सकते हैं नॉर्मल, लेकिन ये नहीं किया जा सकता। तो देयर इज अ डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस, इसमें जॉइंट सेशन का प्रोविजन होता है, जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन होता है। जब भी बिल लोकसभा में पास नहीं होता या राज्यसभा में हो जाता है, या राज्यसभा में नहीं होता और लोकसभा में हो जाता है, तो इस बिल को पास कराने के लिए पार्लियामेंट करती क्या है, जॉइंट सिटिंग कराती है, दोनों सभाओं को एक साथ बैठाती है और फिर कोशिश करती है कि बिल उसमें पास हो जाए। तो क्योंकि उसमें क्या बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं पास होने के, क्योंकि लोकसभा की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। सपोज इसको भी समझ लेते हैं, बेसिक कंसेप्ट अगर आपका हिला हुआ है थोड़ा सा तो आप समझ लें, नहीं तो राज्यसभा में सीट्स कम होती हैं, करीब 250, इधर हमारी 543 मोटा मोटा हम ले लेते हैं 540 ले लो, ठीक है। अब कोई बिल है जो यहां पास नहीं हुआ और यहां पास हो गया। सपोज यहां पे क्या हुआ, 200 लोगों ने तो फेवर में कर दिया, 50 लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो यहां तो पास हो गया। यहां पे क्या हुआ, यहां पे हुआ 300 लोगों ने पास कर दिया और 240 ने पास नहीं किया। 300 लोगों ने पास कर दिया और 240 लोगों ने पास नहीं किया, तो यहां पास नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, अटक जाएगा बिल। ठीक है। सो जॉइंट सिटिंग सेशन की यहां पे प्रोविजन होता है, लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती।
यहाँ पे कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती, दोनों सभाओं को बैठा के आप नहीं कोई बिल पास करा सकते। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास कराना है तो वो दोनों हाउसेज में सेपरेटली पास होना चाहिए, ना कि किसी भी एक हाउस में। सो बेसिकली पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझ में आया आपको। बोला गया कि जो नॉर्मल बिल है उसमें इतने सारी बातें हैं जो कि इधर मौजूद नहीं है। क्या कि ये सिंपल मेजॉरिटी, नॉर्मल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है, इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत है। इसमें ऑर्डिनेंस नहीं हो सकता, हो सकता है ऑर्डिनेंस के थ्रू इशू किया जा सकता है, फिर बाद में इसको लॉ बना दिया जाता है। ये ऑर्डिनेंस की तरह कभी इशू नहीं हो सकता। ये जॉइंट सिटिंग के थ्रू पास कर दिया जाता है कि जॉइंट सिटिंग अगर एक हाउस में नहीं हुआ तो हम दोनों हाउस को साथ बैठाएंगे और पास करा देंगे, ऐसा प्रोविजन इधर नहीं होता। तो ऑटोमेटिकली इन लॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कुछ तो डिफरेंस है, कुछ तो डिफरेंस है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है ना, तभी तो ये अलग है। और तभी इसके लिए एक सेपरेट आर्टिकल बनाया गया है, उसके प्रोविजंस दिए गए। अगर ये नॉर्मली होता तो इसके लिए अलग बताने की बात जरूरत ही नहीं थी। तो इसका मतलब आर्टिकल 13 डजंट इंक्लूड आर्टिकल 368, और आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 दो अलग सर्कल हैं, दो अलग सर्कल हैं। इनकी आर्टिकल 13 की जो पावर्स हैं वो आर्टिकल 368 को कवर नहीं करती, एनसर्कल नहीं करती। आर्टिकल 368 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द लॉज मेंशन्ड इन आर्टिकल नंबर 13। हेंस सरकार विजयी हो, हेंस पार्लियामेंट ऐसा काम कर सकती है, हेंस जवाहरलाल नेहरू ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला सकते हैं। और ये यहाँ पे चाचा जी खुश हो गए कि यार मैंने जो किया वो सही किया, अब कोई टेंशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे मोहर लगा दी। सो क्लियर, शंकरी प्रसाद ने क्या हुआ, आर्टिकल 13 और 368 की लड़ाई, और यहीं से ये लड़ाई आगे बढ़ती गई इंदिरा गांधी मैडम की के समय तक, वो धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत? मूविंग अहेड, अब सब चलता गया, छोटे मोटे छुटपुट कुछ केस होते गए, आगे कहानी बढ़ती गई। लेकिन कहानी फिर जाके रुकी एक बार 1964 में। 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाई गई, लाया सरकार ने 1964 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्यों लाया गया ये इसलिए लाया गया क्योंकि बहुत सारे जो लैंड रिफॉर्म्स हम कर रहे थे उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिसकी वजह से भूमिपति जो लोग थे, जिनके पास बहुत सारी भूमि थी, एस्टेट था, उससे हम अक्वायर नहीं कर पा रहे थे इजीली। कहीं ना कहीं पेच अटक रहे थे, कहीं ना कहीं कानून के पेच अटक रहे थे, और हम उस लैंड को इजीली अक्वायर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उस कानून के प्रावधान कुछ ऐसे थे, कुछ प्रोविजंस ऐसे थे अलग अलग रिफॉर्म्स के, स्टेट रिफॉर्म्स के। तो हुआ क्या प्रॉब्लम, सरकार ने क्या किया, इससे उबरने के लिए सरकार ने वो जो भी पॉइंट प्रॉब्लम दे रहे थे, जो भी पॉइंट की वजह से लोग हमारी सरकार स्टेट लैंड अक्वायर नहीं कर पा रही थी, उन पॉइंट्स में मॉडिफिकेशन कर दिया। तो सपोज करो कि एक पॉइंट है, एक लॉ है, एक लैंड रिफॉर्म है, और उसमें कोई पॉइंट दे रखा है, कोई भी प्रोविजन अपन मान ले, एक प्रोविजन है जिसकी वजह से सरकार लैंड अक्वायर नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से सरकार लैंड अक्वायर नहीं कर पा रही है। जैसे एक था पॉइंट कि कल्टीवेशन की जो लैंड होगी, कल्टीवेशन की लैंड अगर होगी, मैं आपको समझा देता हूं, कल्टीवेशन की जो लैंड होगी, जो कल्टीवेशन के लिए यूज की जा रही है लैंड, और अगर वो सरकार के साथ टैक्स या रेवेन्यू शेयर कर रहा है, एज पर दी नॉर्म्स रेवेन्यू शेयर कर रहा है, टैक्स रेवेन्यू शेयर कर रहा है सरकार के साथ, तो उस जमीन को सरकार हड़प नहीं सकती या सरकार अक्वायर नहीं कर सकती, इवन इफ इट इज फार अहेड ऑफ द सीलिंग लिमिट, इवन इट इज मोर देन द सीलिंग लिमिट, या जो सरकार ने बोला कि इससे ऊपर की लैंड नहीं हो, तो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे टैक्स रेवेन्यू सिस्टम शेयर हो रहा है, पैसा जो भी आ रहा है वो शेयर हो रहा है, सरकार के पास जा रहा है, डीड है, परमिशन के साथ हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली अब क्या हो रहा है कि हम वो स्टेट अक्वायर नहीं कर पा रही, हमारी जो स्टेट है वो उस एस्टेट, उस लैंड को अक्वायर नहीं कर पा रही। तो इस वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है कि हम अक्वायर नहीं कर पा रहे। तो इसके इलाज के लिए हम ले आए, स्टेट ले आई 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964। इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें इन्होंने कुछ प्रोविजंस थे उनको मॉडिफाई कर दिया, मेड सम चेंजेस एंड इंसर्टेड इन दी 9th शेड्यूल, इंसर्टेड इन दी 9th शेड्यूल। तो हमने सबसे पहले तो ऐसे कुछ पॉइंट्स जो प्रॉब्लम कर रहे थे वो प्रॉब्लम्स हटा दिए, हमने फेरबदल कर दिया, चेंजेस कर दिए, लॉ में, रिफॉर्म्स में चेंजेस कर दिए, और फिर उसको डाल दिया हमने कहां पे, 9th शेड्यूल में। और 9th शेड्यूल में डालने से क्या हो गया, ये जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट हो गया, शील्ड मिल गई इसको कि जुडिशियल रिव्यू नहीं आएगा यहाँ पे। तो दिमाग देख रहे हैं आप, दिमाग देख रहे हैं उस टाइम के लोगों का, आज से ज्यादा इंटेलिजेंट है ना, ठीक है। तो पहले के लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे। सो मेड सम चेंजेस, कुछ मॉडिफिकेशंस करे, और उसके बाद उसको कहां डाल दिया, उनको डाल दिया जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए 9th शेड्यूल में। क्लियर है बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो
इसी को बोलते हैं 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 को। और भी बहुत सारे पॉइंट थे इसके अंदर, और भी दो चार पॉइंट थे, चीजें थी, पर अभी जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है वो ये चीज है कि भैया हमने लैंड रिफॉर्म्स में प्रोविजंस फेरबदल करे और फिर हमने 9 शेड्यूल में डाल दिया। इससे क्या हुआ, इससे जो स्टेट्स थी हमारी वो धड़ल्ले से लैंड अक्वायर कर पा रही थी अब, क्योंकि पहले जो रोक टोक हो रही थी लैंड अक्वायर करने में वो वाले पॉइंट अब हट गए और 9 शेड्यूल में आ गया तो रिव्यू भी हट गया और धड़ल्ले से अब लैंड अक्वायर हो रही थी। तो इससे क्या हुआ, इससे सबसे पहला केस आया, एक सज्जन सिंह केस आया स्टेट ऑफ राजस्थान 1964 में। सज्जन सिंह साहब के साथ भी यही हुआ, उनको ये बोला कि उनसे लैंड अक्वायर कर ली गई, पहले नहीं कर पा रहे थे लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद उनसे लैंड अक्वायर कर ली गई। क्लियर है? तो हुआ क्या, इन्होंने वापस इस 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज करा, इस 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज करा कि भैया ये ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा अमेंडमेंट आप ला नहीं सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, अगेन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वो मुझे नहीं पता, पर उस टाइम क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने वापस ये बोला कि पार्लियामेंट सही है, सरकार सही बोल रही है, जो है वो यही है, सरकार ऐसा अमेंडमेंट ला सकती है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। पार्लियामेंट हैज द पावर अंडर आर्टिकल 368। क्लियर है? तो वही हीरो वही है, कैरेक्टर वही है, 368 और आर्टिकल 13। फिर कहानी आगे बढ़ी, फिर आया लैंडमार्क जजमेंट 1967 में, यही केस सेम, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इधर भी यही हुआ, इधर भी इनसे लैंड अक्वायर करनी थी, लैंड रिफॉर्म्स 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद रिफॉर्म्स मॉडिफाई करे गए और इसे डाल 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एक्ट को इन्होंने चैलेंज कर दिया, इन्होंने चैलेंज कर दिया। दोस्तों केस क्या था, गोलकनाथ, गोलकनाथ में दो ब्रदर्स थे, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ, दो ब्रदर्स हुआ करते थे। इनके पास कुछ 501 एकड़ 500 प्लस एकड़ कुछ जमीन हुआ करती थी। लेकिन जो लैंड रिफॉर्म के प्रोविजंस थे उसमें यह बोला गया कि जो भी भाई हैं, अगर दो भाई हैं तो नो भाई कैन अक्वायर मोर देन 30 एकर्स ऑफ लैंड, यानी दोनों को मिला के आप कितना लैंड अक्वायर रख सकते हैं, 60 एकड़ लैंड आप अपने पास रख सकते हैं, बाकी सब स्टेट आपसे अक्वायर कर लेगी। तो यहाँ पे ये दोनों भाई हो गए नाराज, बोले भाई साहब क्या बात कर रहे हो यार, 60 500 कहाँ, 60 का मतलब 8 गुना होता है इसका, आपने 8 गुना, आप 7 गुना आप खा जाओगे, 7 गुना के ऊपर आप खा जाओगे और 1 गुना हमारे को दे दोगे, सो दिस इज वेरी अनफेयर। हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और वापस 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम चैलेंज करते हैं। वापस चैलेंज करा इन्होंने 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 में। 1964 में जवाहरलाल नेहरू साहब की मृत्यु हो गई थी, 1964 में जवाहरलाल नेहरू साहब की मृत्यु हो गई। ये पॉइंट्स भी आपको साथ साथ ध्यान रखने हैं क्योंकि यही हमारी पॉलिटी बनने में बहुत बड़ा कारण पॉलिटिक्स का है। पॉलिटिक्स की वजह से हमारी पॉलिटी कैसे कैसे मॉडिफाई हुई है ये पढ़ना बहुत जरूरी है और अभी इसके बाद थोड़ी सी ब्रीफ और दूंगा मैं इस बारे में। क्लियर है? सो 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इन्होंने वापस चैलेंज करा कि सर आप ऐसा नहीं कर सकते, सरकार हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट सर प्लीज मदद करो, कोर्ट साहब बचाओ हमारे को, हम कैसे जिएंगे ऐसे। तो वहां पे क्या हुआ, अब हुआ जादू। यहां पे क्या करा गया, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के फेवर में डिसीजन दे दिया, या पहली बार पार्टी अक्यूज्ड पार्टी के फेवर में जजमेंट दे दिया और बोल दिया गया आर्टिकल 368 इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 13, यानी कि लॉज कंटेन्ड या मेंशन्ड इन आर्टिकल 13 इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉज, वो भी उसके अंदर ही सम्मिलित हैं, उसी के अंदर इंक्लूडेड है, ऐसा बोला गया। अब क्यों बोला गया, एक बार वापस अपन देख लेते हैं क्या हुई कहानी। चैलेंज 17, अब इसके सॉल्व करने के लिए 11 जजों की बेंच बैठी थी हमारे सुप्रीम कोर्ट में, हाईएस्ट जज बेंच बैठी थी गोलकनाथ केस में। देन मतलब उस टाइम 11 जनों की बेंच बैठी थी, 11 जजेस की बेंच बैठी थी। उसके बाद ये चेंज हो गया आगे जाके केसेस में, वो भी अपन आगे पढ़ लेंगे। फिर आर्टिकल 13 इंक्लूड आर्टिकल 368 ये बोला गया इसमें। और अब ये बोलने के बाद क्या हुआ, ये बोलने के बाद ये हुआ कि जो पुराने केसेस थे, जो पहले के केसेस थे 1967 तक, जहां लोगों ने लैंड अक्वायर करी ऑन द बेसिस ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 4th और 17 के बाद जो भी स्टेट ने लैंड अक्वायर करी रिफॉर्म्स लाने के बाद, तो क्या वो वापस लैंड दे दी जाएगी उन लोगों को और कंपनसेशन दिया जाएगा इतने टाइम का? तो ये वाला बहस बहुत ज्यादा छिड़ने लग गई। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग को फॉलो करा। ऐसी एक रूलिंग होती है जिसमें बोला जाता है कि आज के बाद से जितने भी लॉ होंगे उन पे ये डिसीजन मान्य है, पहले के लॉज पे ये, पहले के केसेस पे ये मान्य नहीं है, ऐसा बोला गया। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग। आगे की बात, पुरानी बात, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। यहीं पे अभी कुछ होता है रेट्रोस्पेक्टिव,
और उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे रेट्रोस्पेक्टिव कहाँ यूज होगा आगे आने वाले चैप्टर्स में। क्लियर है? सो गोलकनाथ में क्या हुआ? गोलकनाथ में ये हुआ कि अक्यूज्ड पार्टी को फायदा मिला, फेवर में डिसीजन आया और सरकार ने अपने पुराने सारे सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने सारे डिसीजन 1951 के 1964 के शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह वाले केस को अपोजिट करके ये फेवर में दिया अक्यूज पार्टी के और बोला गया कि ऐसा नहीं हो सकता, आर्टिकल 368 इज इंक्लूडेड आर्टिकल 13 और पार्लियामेंट कांट टच दी फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसीडेंटल, ये सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स हैं, ट्रांसीडेंटल एंड इम्यूटेबल, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। ये सरकार हमारे सुप्रीम कोर्ट के वर्ड थे, आप फंडामेंटल राइट्स को नहीं छेड़ सकते आर्टिकल 368 के थ्रू भी, क्योंकि आर्टिकल 368 भी आर्टिकल 13 के अंदर आता है, वो उसको भी रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप ऐसा प्रोविजन नहीं ला सकते। क्लियर है? सो दिस वाज गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। ये लैंडमार्क केस था, यहां से हमारी कहानी बदली और आज इसको हम यहीं पे छोड़ेंगे, इस टॉपिक को हम यहाँ पे रोकेंगे। 1967 अभी हम कहां तक पहुंच गए? 1950 से 1967 का टाइम ट्रेवल हमने कर लिया है, हम यहां तक पहुंच चुके हैं, आगे की कहानी पढ़ाएंगे। अब मैंने आपको बोला था, हल्का सा ब्रीफ दे रहा हूं, जिनको पढ़ाई करनी है उनकी पढ़ाई हो गई यहां तक की। ये थोड़ी सी जनरल बातें हैं जो आपको बुक में भी मेंशन नहीं है और आपको बहुत कम लोग बताएंगे, पर फिर भी पॉलिटी और पॉलिटिक्स का जो लिंक है, ये ऐसा हुआ क्यों? जो कुछ क्यूरियस बच्चे हैं उनके दिमाग में आ रहा होगा कि 1951 और 1964 में भी तो सुप्रीम कोर्ट ने ही डिसीजन दिया था, कोई और कोर्ट ने थोड़ी डिसीजन दिया था कि भैया आर्टिकल 13 अलग है, आर्टिकल 368 अलग है। ऐसा किसने बोला था? सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, किसी और कोर्ट ने थोड़ी बोला था। फिर यही सुप्रीम कोर्ट आके 1967 में ऐसा क्यों बोल रही है कि आर्टिकल 13 के अंदर आर्टिकल 368 भी आता है? क्या ऐसा बदलाव हो गया इस दुनिया में? ऐसा क्या बदल गया? ऐसी क्या चीज हो गई कि इन्होंने इसके ठीक ऑपोजिट आपको एक जजमेंट दे दिया? ठीक ऑपोजिट, उधर बोला था कि वो अलग अलग है, अब उसके अंदर इंक्लूडेड है। अब थोड़ा बहुत फेरबदल लगता है, हल्का फुल्का कुछ ऐसा पॉइंट लाते, टोटली टेबल्स आर टर्न। आप पहले बोल रहे हो बिल्कुल अलग है, अब आप बोल रहे हो उसके अंदर ही है, तो ऐसा क्या हुआ? तो इसको समझने के लिए क्या बात है, ये हमारे प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री, जब 1951 में हमारा ये अमेंडमेंट फर्स्ट आया तो भी यही लाए थे, और हमारे आजाद होने के बाद पहले प्रधानमंत्री हमारे यही थे, जवाहरलाल नेहरू साहब। अब ये क्या थे? ये फुल मेजोरिटी के साथ आए थे। किसके साथ आए थे? फुल मेजोरिटी के साथ सरकार लाए थे अपनी, लोकसभा में इन्हीं की मेन सीट्स थी, बाकी छुटपुट पार्टियां थी, और इवन स्टेट लेजिस्लेचर भी उस टाइम में इन्हीं के अंडर ही थे, सारी पार्टी कांग्रेस ही थी। तो जवाहरलाल नेहरू साहब का एक अलग ही ऑरा था, एक अलग ही फैन फॉलोइंग थी, एक अलग ही प्रभाव था इस देश पे। क्लियर है बात? तो पहली बात तो वो कोई सा भी अमेंडमेंट ला सकते थे, जो उनके मन में आए वो उसके साथ खेल सकते थे, कोई सा भी अमेंडमेंट ला सकते थे। अब इसका आप नेगेटिव एस्पेक्ट मत देखिए कि कोई सा भी ला सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, पर ऐसा कुछ इन्होंने करा नहीं। इन्होंने जो भी करा वो क्या करा? डीपीएसपी को लागू करने के लिए करा, सोशलिस्ट प्रिंसिपल को लागू करने के लिए करा। हमारा देश सोशलिस्ट है, हमारे डीपीएसपी हमारे को भी बोलता है हमें सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस देना है, तो उसको लागू करने के लिए बोला। क्यों बोला? क्योंकि इन्होंने वादा किया था उन लोगों से, गरीबों से, जो इनके साथ पूरी फ्रीडम स्ट्रगल में थे, कि भैया हम आपको आजादी दिलाएंगे, आपके मालिक से, अंग्रेजों से नहीं दिलाएंगे, आपको किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होगा, फिर वो मालिक चाहे अंग्रेज हो, चाहे जमींदार हो, चाहे जागीरदार हो, चाहे कोई रजवाड़ा हो, कोई भी हो, हम सबसे आपको आजादी दिलाएंगे। तो उसको ध्यान रखने के लिए उन्होंने कोई भी अमेंडमेंट लाए हैं, जो भी अमेंडमेंट लाए हैं वो उसको ध्यान में रखते हुए लाए। और बेसिकली इन्होंने प्रॉपर्टी उन्हीं से अक्वायर करी है जिनके पास एक्सेसिव प्रॉपर्टी थी, और हमारे को इनइक्वालिटीज को कर्ब करना था या कम करना था। क्लियर है बात? तो ये कोई सा भी अमेंडमेंट ला सकते थे, और ये अमेंडमेंट लाए क्योंकि पावर में तो ये थे, ये फुल मेजोरिटी के साथ इसने सरकार बनाई थी, जवाहरलाल नेहरू साहब ने फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई थी, मतलब वो पावर में तो थे ही। क्लियर है बात? फिर हुआ क्यों? सिमिलरली ये आगे बढ़ते गए, हमारा देश ऐसे ही चलता गया, जो भी नॉर्मल है, सरकार की पावर रही, पार्लियामेंट में हमेशा कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग थी, जवाहरलाल नेहरू साहब आगे भी प्राइम मिनिस्टर बनते गए। लेकिन फिर 1964 में जवाहरलाल नेहरू साहब की मृत्यु हो गई। 1964 में जवाहरलाल नेहरू साहब की मृत्यु हो गई, और इस मृत्यु से पहले 1962 में हमारी इंडो चाइना वॉर भी हो गई। इंडो चाइना वॉर हुई जिसमें चाइना ने हमें बैकस्टेप कर दिया। चाइना के बहुत बड़े सपोर्टर थे जवाहरलाल नेहरू साहब, ये चाइना को हमेशा से सपोर्ट करते आ रहे थे ऑल दिस टाइम, और चाइना ने जब उनको अक्साई चीन के मामले में बैकस्टेप किया तो इनका क्रिटिसिज्म चालू हो गया ऑल ओवर दी देश, और इनफैक्ट पार्टी के अंदर भी, पार्टी के अंदर के जो लोग थे वो भी क्रिटिसाइज करने लग गए जवाहरलाल नेहरू साहब को कि भैया आपकी रक्षा पॉलिसीज आर नॉट दैट ग्रेट, आपकी डिफेंस पॉलिसीज आर नॉट दैट ग्रेट,
और इनफैक्ट वीपी मेनन साहब इनके जो रक्षा मंत्रालय के जो हेड थे तब, तो उनका फिर रेजिग्नेशन भी उनको देना पड़ा ड्यू टू द चाइना वॉर। हिंदी चीनी भाई भाई जो बोला जाता था वो सब कुछ यहाँ पे फेल हो गया और चाइना ने इन पे अटैक कर दिया और इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। इंडिया बहुत बुरी तरीके से उस लड़ाई में हार गई। सो यहाँ पे इनका थोड़ा सा डाउनफॉल चालू हो गया और इनकी मृत्यु के टाइम ये थोड़े से लो ही थे, थोड़े डाउन ही थे, क्योंकि इनके पीछे ये बहुत बड़ा झटका इनको लगा और इसी कारण से एक माना जाता है कि इनकी मौत के पीछे, इनकी मृत्यु के पीछे भी एक कारण ये था कि ये बहुत निराश हो चुके थे इस चीज से। क्लियर है? फिर कहानी आगे बढ़ी। इनकी मृत्यु के बाद एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे मोरारजी देसाई साहब, प्राइम मिनिस्टर के। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता थे ये भी, मोरारजी देसाई साहब, और एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे फॉर दी प्राइम मिनिस्टर, और ये प्राइम मिनिस्टर बनना भी चाहते थे। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे के कामराज, कौन हुआ करते थे? के कामराज। के कामराज भी एक दिग्गज नेता थे और इनको भी बोला गया कि आप प्राइम मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर की उपाधि ले, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। पर ये भी नहीं चाहते थे कि मोरारजी देसाई साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाए, क्योंकि मोरारजी देसाई साहब अपने आप में एक बहुत बड़े नेता थे, बहुत दिग्गज नेता थे, और बीइंग दी अध्यक्ष ऑफ द पार्टी, बीइंग दी हेड ऑफ द पार्टी, ये नहीं चाहते थे कि मैं इनको गवर्न करूं, इनको कंट्रोल करूं, क्योंकि ये कंट्रोल होंगे भी नहीं, इनसे कंट्रोल भी होंगे भी नहीं। और बहुत ऑब्वियस सी बात है कि पार्टी का नेता जो, पार्टी का जो अध्यक्ष है और जो प्राइम मिनिस्टर है इस देश का, अगर उन दोनों में ही अच्छी तालमेल नहीं होगी तो एजेंडा, एक कॉमन एजेंडा फॉलो नहीं होगा और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आने लग जाएगा। सो कामराज जी मोरारजी देसाई साहब को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते थे और इवेंचुअली ग्रेजुअली फिर इन्होंने क्या हुआ, ये लोग लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे जाके रुके। म्यूचुअली सबने डिसाइड करा कि एक और दिग्गज नेता है लाल बहादुर शास्त्री, और वहां पे सब राजी थे क्योंकि बहुत ही सिंपल, सोबर, बहुत ही सुशील इंसान थे। तो ऐसा बोला गया कि कामराज जी के द्वारा कि अपन इनको प्राइम मिनिस्टर बना देते, और इस पे जैसे तैसे मोरारजी देसाई साहब की भी सहमति ले ली गई कि हाँ ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्राइम मिनिस्टर बने उसके ठीक बाद, थोड़े समय बाद, इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गई और इसमें इंडिया जीत गया, पाकिस्तान को हमने हरा दिया, पाकिस्तान को हमने पूरी तरीके से हरा दिया, तो पाकिस्तान को तो हम हरा ही देते थे। सो इट वॉज क्वाइट ईजी, और इन्होंने अपनी टैक्टिक्स से उनको हराया, तो इनको पूरे देश में इनकी बहुत वाहवाही होने लगी। फिर इवेंचुअली ये जाके हमारे ताशकेंत में हमारा एक अग्रीमेंट होना था, एक ट्रीटी होनी थी हमारी पाकिस्तान के साथ, पीस ट्रीटी होनी थी। तो उसको करने के लिए ताशकेंत गए, यूएसएसआर गए, जहां पे जैसे ही इन्होंने, जिस दिन इन्होंने उस ट्रीटी को साइन करा, उसी रात को इनकी मृत्यु हो गई, उसी रात को इनकी मृत्यु हो गई। आई गेस 11 जनवरी वॉज द डेट। तो उस दिन इनकी मृत्यु हो गई और बोला गया कि इस पे भी दो थ्योरीज है। कई लोगों ने बोला कि हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक आया इनको, और पहले भी एक हार्ट अटैक आ चुका है, प्लस ऑल थ्रू दिस टाइम जो बहुत टफ टाइम चल रहा है, हमारी इंडिया वॉर हुई, देन इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, सो रिसोर्सफुली वी वर डेड, हम थोड़ा सा रिसोर्स में वापस पीछे आ गए। जो हमने आज़ादी के 10, 12, 15 साल में हमने आगे बढ़ने का प्रयास किया था, वापस हम थोड़े साल पीछे आ गए। सो थोड़ा सा इनको ये इम्पैक्ट था, इनको दुख था उस चीज़ का। और हार्ट अटैक आने का कारण भी यही बताया जाता है कि इनको पहले भी एक हार्ट अटैक आ गया, और ऐसे टफ टाइम्स की वजह से इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि एक और हार्ट अटैक आ जाए और वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कई लोग बोलते हैं इनको केजीबी ने कॉन्स्पिरेसी में मारा है, केजीबी के लोगों ने मारा है, लेकिन उसका वापस अगेन अपने पास कोई प्रूफ नहीं है, तो अपन उस पर कमेंट नहीं करेंगे। अपन ये दो थ्योरी को सुनते हैं, समझो। अभी के लिए क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री साहब की मृत्यु हो गई। अब वापस से बात आई मोरारजी देसाई साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने की, क्योंकि भैया अब तो लाल बहादुर शास्त्री साहब भी नहीं है, तो अब किसको बनाए प्राइम मिनिस्टर? तो वापस हम गए के कामराज के साथ, किंग मेकर के पास। इनको किंग मेकर के नाम से जाना जाता था, इनको किंग मेकर के नाम से जाना जाता था। और इनकी किस्मत देखिए कि इनके ही जब ये अध्यक्ष थे, जिस ड्यूरेशन में थे, तो दो प्राइम मिनिस्टर इनको बनाने का मौका मिला। सो अब वापस ये बोला गया कि मोरारजी देसाई साहब एक कंटेंडर है, और इस बार तो मोरारजी देसाई साहब बहुत एडमेंट थे कि भैया मैं ही प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं ही प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे बैठूंगा, क्योंकि मैं इतना पार्टी का इतना बहुत स्ट्रांग लीडर हूं और एक सही में दिग्गज नेता थे, तो इनका हक तो बनता ही था बैठना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वापस कामराज जी को क्या लगा, नहीं है, हमें किसी और को बनाना चाहिए, और इन्होंने बनाया इंदिरा गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर के लिए। बोला कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इंदिरा गांधी जी उस समय जस्ट पॉलिटिक्स में एंटर ही हुई थी और नई थी, और उनका एक टेस्ट था कि उनको, वो चाहती थी कि यार मैं इस बागडोर को संभालूं, और उनमें ऑब्वियस सी बात है जेनेटिक्स तो उन लोगों के थे ही, तो ये चाहती थी कि मैं देश को की बागडोर संभालूं। इनका भी इंटरेस्ट हमारी पॉलिटिक्स में आने लग गया। लेकिन मोरारजी देसाई साहब पार्टी की कार्यकर्ता तो थी, पार्टी में काम तो कर ही रही थी, लेकिन अब ये पूरी लीड लेने के लिए तैयार थी। और इधर कामराज जी ने भी क्या सोचा कि कामराज जी ने कि कोई बात नहीं, हम मोरारजी देसाई साहब को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो एक दिग्गज नेता है, ये दिग्गज नेता नहीं है, ये एक नई बंदी है, ये
नया यूथ है और अभी तो सीखेगा, जब तक कंट्रोल किसका चलेगा, कंट्रोल हमारा ही चलेगा। के कामराज जी ने बोला कि इट इज इजियर टू कंट्रोल इंदिरा गांधी देन टू कंट्रोल मोरारजी देसाई, जो अपने आप में एक बहुत बड़े नेता है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम इनको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं हमारी पार्टी की तरफ से, और इनका नाम आगे कर दिया गया। इस टाइम इनका नाम भी था इंदिरा गांधी जी मैडम का, तब इनको गूंगी गुड़िया के नाम से जाना जाता था, गूंगी गुड़िया के नाम से सब लोग बोलते थे। ये तो बाद में जाके पता पड़ा कि गूंगी गुड़िया कितनी पावरफुल है, और सबसे पावरफुल नेता बनेगी इस देश की। मोरारजी देसाई साहब अब हो गए नाराज, उन्होंने बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, प्राइम मिनिस्टर तो मैं ही बनूंगा। और यहां से चालू हो गई कांग्रेस पार्टी के बीच में बगावत, कांग्रेस पार्टी के अंदर बगावत चालू हो गई, और दो गुट में कांग्रेस बटने लग गई, मोरारजी देसाई साहब की का गुट एक ग्रुप, और एक इंदिरा गांधी मैडम का गुट। लेकिन हुआ जैसे तैसे, इवेंचुअली वापस इनके इलेक्शंस हुए, पार्टी के अंदर इलेक्शंस हुए, और इंदिरा गांधी जी जीती, उसके थ्रू इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और प्राइम मिनिस्टर बनते वक्त इनके पास कितनी सीट्स थी, इन पार्टी के पास 283 सीट्स थी, मतलब मार्जिनल सीट्स थी, कोई ज्यादा सीट्स नहीं थी। जैसा कि बनस्पत जवाहरलाल नेहरू साहब, जो कि एक मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट के अंदर आए थे, एक दबदबे के साथ पार्लियामेंट में आए थे, इंदिरा गांधी मैडम जब अपनी एंट्री ली तो इतनी दमदार नहीं थी, यानी कि सरकार कमजोर थी। साथ ही साथ इन्होंने 6 स्टेट लेजिस्लेचर को भी हार लिया, स्टेट लेजिस्लेचर से भी इनका कांग्रेस का पर्दा साफ हो गया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे स्टेट में भी इन्हीं का नाम गूंज रहा था, जवाहरलाल नेहरू साहब का, लेकिन यहाँ पे इंदिरा गांधी मैडम का इतना नहीं था वर्चस्व। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, हमारी सरकार थोड़ी सी कमजोर हो गई, और जब सरकार कमजोर तो सुप्रीम कोर्ट ऊपर, ये एक रूल मान ले, जब सरकार कमजोर तो सुप्रीम कोर्ट ऊपर। यहाँ पे क्या था, सरकार ऊपर थी, सरकार पावरफुल थी, सुप्रीम कोर्ट हमारा थोड़ा सा कमजोर था, तो सारे जो भी डिसीजन होते थे वो सरकार के फेवर में ज्यादा जाते थे रादर देन द अक्यूज्ड पार्टी। यहाँ पे क्या हुआ, सरकार थोड़ी कमजोर, सुप्रीम कोर्ट ऊपर पावर में आ गया, और अब डिसीजन इन्होंने किसको दे दिया, गोलकनाथ के फेवर में इन्होंने ये डिसीजन दे दिया। यहाँ पे क्या था, सरकार पावरफुल थी, इसलिए डिसीजन सरकार के फेवर में दिया जाता, पार्लियामेंट के फेवर में दिया, और वहां पे क्या हुआ, हमारी सरकार के अगेंस्ट देखे गोलकनाथ के। तो आप समझ रहे, पॉलिटी के पीछे पॉलिटिक्स। तो जैसी जैसी पॉलिटिकल टर्न हमारे देश में आता गया, पॉलिटिकल चेंज हमारे देश में आता गया, वैसे वैसे हमारी पॉलिटी में बदलाव आता गया, और आगे जाके और भी बदलाव आएगा, वो हम पढ़ेंगे। सो एज ऑफ नाउ आई सपोज द टॉपिक इज क्वाइट क्लियर, और आपको कुछ थोड़ा समझ में आएगा कि हम जो 2021 में खड़े हैं, तो उसके बीच कहाँ बो गए थे, कैसे हमारा देश बना है, ये जो आज स्थिति में हम खड़े, यहाँ तक कैसे पहुंचे, उसकी रेलगाड़ी में हम बैठना चालू हो चुके। धीरे धीरे हम 2021 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? खैर इस चैप्टर में तो हम केशव नंदा तक ही पहुंचेंगे, उसके आगे हम आगे भी बढ़ाएंगे। क्लियर है? सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियो and subscribe to our channel Percham Classes. This is me Dilip Puri signing off. Thank you so much.